अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का हिंदी कोर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है, नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। 2 वीडियो इससे पहले ऑलरेडी बन चुका है। ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन जो है वो बन चुका है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आप लोग का अभिव्यक्ति और माध्यम से जो ऑब्जेक्टिव में आएगा उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया गया। 65+ क्वेश्चन है, उसमें से आप लोग नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि सभी लोग देख लें और सभी को मदद मिल पाए। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो रहेगा वो पदांश से शुरू होता है, पदांश को पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्या है कि यह अवसर है स्वर्णिम सुयुग है ना। यह अवसर है स्वर्णिम सुयुग है, हो न इसे नादानी में, रंगरेलियों में छेड़छाड़ में, मस्ती में मनमानी में, तरुण विश्व की बागडोर ले। आगे बोला गया है कि तू अपने कठोर कर में स्थापित कर रे मानवता, बर्बर निरिशंस के उर में दंभी को कर ध्वस्त धरा पर, अस्त्रस्त पाखंडों को करुणा शांति स्नेह सुख भर दे, बाहर में अपने घर में यौवन की ज्वाला वाले दे, अभय दान पर है ना पद दलितों को तेरे चरण शरण में आहत है ना, जग आश्वासन श्वास गए। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है कि विश्व है ना, विश्व की बगडोर किसके हाथों में शोभा पाती है और क्यों, है ना। तो विश्व का बगडोर जो है वो तरुणों अर्थात युवाओं के हाथों में शोभा पाती है, क्योंकि वे ही प्रकृति के कर्णधार होते हैं और मानवता को स्थापित कर सकते हैं। आगे है बाहर में है ना, अपने घर में क्या भरने के लिए कहा गया है ना। तो कवि ने तरुणों से कहा है कि वे अपने घर और देश में तथा सारे विश्व में करुणा शांति सुख स्नेह और भावना भर दे। आगे क्वेश्चन है कि दे है ना, दे अभय दान पद दलितों को है ना। पंक्ति का आशय क्या है? तो इसका आशय है कि सदियों से शोषित पद दलित वर्ग को तुम अपनी वीरता के बल पर भयरहित करके अभय दान दे दो है ना, अर्थात इन्हें सुखी व निर्भय करा दो। या फिर तो अथवा में है ना, अथवा में एक रहेगा क्वेश्चन, निम्नलिखित पदांश जो है निम्नलिखित गदांश को पढ़कर आगे उत्तर देना है। तो अथवा वाला कि जब भी आप लोग आंसर लिखिएगा तो अथवा वहां लिख दीजिएगा हेडिंग में। मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्यों के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियां अंतर्निहित रहती है। शिक्षा इन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। मानवीय व्यक्तियों को पूर्णता जो है प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संपन्न होता है। सृष्टि है ना, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक मानव ने जो प्रगति की है उसका सर्वाधिक श्रेय जो है मनुष्य का ज्ञान चेतना को ही दिया जाता है ना। मनुष्य में जो ज्ञान चेतना का उदय शिक्षा द्वारा भी होता है, और बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन और पशु तुल्य होता है। शिक्षा ही अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाकर ज्ञान का दिव्य आलोक जो होता है प्रदान करती है, और विद्या जो है वो मनुष्य को अज्ञान जो है अज्ञान के बंधन से मुक्त करती है। क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य किसे बताया गया, क्यों? तो शिक्षा का उद्देश्य मानव जीवन को सर्वतोमुखी विकास बताया गया है, क्योंकि इससे मानवीय व्यक्तित्व में अनेक शक्तियां का उद्घाटन होकर उसे पूर्णता प्राप्त होती है। उसके बाद बोला क्वेश्चन कि मनुष्य में ज्ञान की चेतना का उदय किसके द्वारा होती है? तो मनुष्य में ज्ञान चेतना का उदय शिक्षा द्वारा होती है। अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक देना है, तो शीर्षक शिक्षा का उद्देश्य या शिक्षा का महत्व है। आगे अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय एकता पर या फिर तो आत्मनिर्भर भारत पर निबंध लिखना है। कैसे लिखिएगा? तो राष्ट्रीय एकता में थोड़ा सा गाइड कर दे रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता राष्ट्र जो है राष्ट्र का अस्तित्व एवं विकास का आधार है, और राष्ट्रीय एकता में अभाव में जो है राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है ना। राष्ट्रीय एकता ही किसी राष्ट्र की सर्वव्यस्त होती है। आज हमारे देश में अनेक विघटनकारी शक्तियां ने जो है राष्ट्रीय एकता के लिए संकट उत्पन्न कर दिए हैं। ये विघटनकारी जो है शक्तियां हमारे देश में और समाज की प्रगति बाधक जो है वो बन गई है, और हमारे लिए चुनौतियां बनकर खड़ी हुई है। पृथक राज्यों की मांग के नाम पर विघटनकारी जो है शक्तियां हमारे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन गई है, और सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय भाषावादिता है ना, वर्ग संघर्ष तथा जातिवाद की भावना ने जनमानस की संकीर्णीय मनोवृत्ति के विष घोल दिया है। इस तरह से आगे आप लोग लिखिएगा।
अथवा में था कि इसको अगर नहीं लिखना है तो आत्मनिर्भर भारत, है ना। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि भारत जो है जितना भी चीज़ बनाता है अपने देश में खुद बनाएगा, है ना। तो उससे जो भी चीज़ें बाहर से आता है वो न ला के अपने देश में बनाया जाएगा, तो उसको हम लोग भारत आत्मनिर्भर भारत बोलेंगे, है ना। तो आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि आप जो है स्वयं को हुनर से और अपने खुद के मतलब आगे जो है और बढ़ाना और फिर बड़े स्तर पर अपने देश की कुछ करना, है ना। खुद को आत्मनिर्भर बनाना, अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए कोरोना संकट से ही जो है वो कर सकेंगे। इसमें क्या हुआ है कि कर सकेंगे और उसके साथ अपने राष्ट्र को भी योगदान कर मतलब योगदान दे सकेंगे। तो आत्मनिर्भर में क्या होता है कि सब चीज़ जो है मत्स्य पालन, आंगनबाड़ी बनाई गई है ना। इसमें जितना भी चीज़ उत्पादन हो, मेक इन इंडिया, है ना, ये सारा नियम जो है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आता है। तो इससे आप लोग लिख दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र लिखना है ना। तो नगर निगम के पास कैसे पत्र लिखना है, तो सबसे पहले तो आप लोग लिखिएगा यहाँ सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, है ना। जो भी आपका जिला है नगर निगम वहाँ लिखिएगा। महोदय विनय निवेदन ये है कि, है ना, अपना जगह का नाम लिख दीजिएगा कि निवासी का मतलब क्षेत्र का मैं निवासी हूँ और सफाई समस्या के लेकर आपको ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूँ, है ना। इस मोहल्ले में सफाई का समुचित प्रबंध नहीं है, इससे प्राय जो है ब्लॉक यंत्र कूड़े के ढेर जो है वो दुर्गंध आते रहता है, नालियों भी गंदगी से भरा हुआ रहता है। इस तरह से अपना जो भी मैटर है वो चीज़ लिख के और उसके बाद धन्यवाद धन्यवाद कर दीजिएगा और भवदिया, है ना, जो भी नाम है अपना लिख दीजिएगा। या फिर तो आगे, है ना, आगे क्वेश्चन है कि बस्ते का बढ़ता बोझ विषय पर फीचर लिखना है ना। तो इसमें आप लोग को ऐसे लिखना है बस्ते का बढ़ता बोझ के बारे में कि आज जिस गली में, मोहल्ले में या फिर तो चौराहे पर सुबह के समय देखिए तो हर जगह जो है छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो कंधों पर भारी बस्ते लदे हुए दिखाई देते हैं। कुछ बच्चों तो बड़ा उनके बस्ता होता है और यह दृश्य देखकर आज ही शिक्षा व्यवस्था का प्रासंगिकताकरण का प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या शिक्षा नीति के सूत्रधार बच्चों को किताबों को बोझ से जो है लाद देना चाहते हैं? वस्तुतः इस मामले पर खोजबीन की जाए और इसके लिए समाज अधिक जिम्मेदार है। सरकारी स्तर पर छोटे कक्षाओं में बहुत कम पुस्तक होती है, परंतु निजी स्तर पर स्कूलों में बच्चों की स्वर्गीय, है ना, विकास के नाम पर बच्चों व उनके माता-पिता का शोषण किया जाता है। और हर स्कूल में विभिन्न विषय का पुस्तक लगा देते हैं ताकि वे अभिभावक को यह मतलब यह बता सके कि वे बच्चों को हर विषय में पारंगत कर रहे हैं और भविष्य में उन्हें हर क्षेत्र में कमाल दिखा सकेगा, है ना। ये सारे चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि रेडियो और टेलीविज़न भाषा जो है उसको विशिष्टताओं का सौदारोहण प्रकाश पर डालना है ना। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो आप लोग, है ना, रेडियो जो है ना, रेडियो और टेलीविज़न का भाषा विशिष्टताएँ रेडियो को और टेलीविज़न की दुनिया का बहुत प्रभावित किया है और आज रेडियो जो है 24 भाषाओं और 146 बोलियों में जो है कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। अब टेलीविज़न जनसंचार सबसे लोकप्रिय और सशक्त माध्यम बनकर उभर गया है और रेडियो एक ध्वनि माध्यम है जबकि टेलीविज़न ध्वनि का साथ दृश्य माध्यम भी है। तो इसमें क्या है कि इसकी भाषाओं में ये विशिष्टताएँ होनी चाहिए कि श्रोताओं, दर्शक का पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होनी चाहिए, जिससे वे सरलता से समझ सकें और कोई बात समझने के लिए उनके पास समय नहीं होता है तो तब वह समाचार आगे निकल जाता है। वह शब्दकोश का सहारा नहीं ले सकता है। टीवी में जो है वो शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का अध्ययन महत्व होता जा रहा है, लेकिन रेडियो में शब्द ही सभी कुछ है। अब इन दोनों माध्यमों में बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट हो। भाषा में प्रवाह होना चाहिए। रेडियो, टीवी में इन शब्दों में कतई जो है प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, है ना। इस तरह से आगे है कि पाठ्यपुस्तक जो है किताब से है और इसको काव्य का सौंदर्य स्पष्ट करना, मतलब इसके बारे में विस्तार से लिखना है। हँसते हैं छोटे पौधे, लघुभार सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते और विलव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो इसका सौंदर्य स्पष्ट करना है तो इसमें क्या करना है, तो प्रस्तुत काव्यांश जो है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका के छठे भाग जो है वो बादल राग से लिया गया है। कविता में जो है ना, कवि कहता है कि क्रांति का वर्णन गर्जन से पूंजीपति न केवल घबराने लगते हैं अपितु जीवन को व्यर्थ मानकर धराशायी होने लगते हैं। उन सभी पूंजीपतियों को गर्वोन्नत वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर छोटे पौधे रूपी दलित वर्ग के लोग हंसते हैं और वे उनके विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं और इसी कारण अत्यधिक हरियाली से प्रसन्न होकर वे अपने पत्ते रूपी हाथों को बार बार हिलाकर तुम्हें धरती की ओर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। तेरे द्वारा क्रांतिकारी भयंकर ध्वनि करने से दलित वर्ग के रूपी छोटे लता वृक्ष जो प्रसन्न होते ही हैं वे सदा शोभा भी पाते हैं और दूसरे शब्दों में क्रांति से वे निम्न दलित वर्ग के अपने अधिकार भी प्राप्त होते हैं।
या फिर तो आगे जो है इसका अगर नहीं कर सकते तो नेक्स्ट है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे और रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमन बच्चों के घरोंदों में जलाती दिए, है ना। आगे इसका सौंदर्य स्पष्ट करना है तो प्रस्तुत काव्यांश कवि जो है ना, शायर है ना, फिराक गोरखपुरी की रचना गुले नगमा से उद्धव रुबैया से लिया गया है। कवि शायर कहता है कि दीपावली के शाम में जो है वो घरों की पुताई या रंग रोगन करने से वे एकदम साफ सुथरे और सजे धजे हैं, अर्थात उन्हें खूब सजाया गया है। माता पिता अपने बच्चे को प्रसन्न करने के लिए चीनी के बने खिलौना लाते हैं और चमकते हुए दिए अपने जो है वो रोशनी बिखेरते हैं, और उस समय माँ के आनंदित सुंदर मुख्य पर जो है वो सौंदर्य की एक मधुर कोमल चमच जो है ना, चमक या फिर तो प्रदर्शनता झलकती है, और वह बच्चों को खेलने के लिए बने हुए घर में दीपक जलाती है, जिससे बच्चा जो है प्रसन्न हो जाता है और अपनी खिलखिलाती हंसी को जो है वो पूरा वातावरण में गुंजयमान कर देता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारण है? माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसा एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाना है ना। तो क्वेश्चन है कि यह सत्य है कि अतिशय मोह की कष्टदायक होता है, और जब अतिशय मोह वाली चीज जो संबंध टूटता है तो वह तब बड़ा कष्ट और त्रास होता है। जैसा बच्चा जो है माँ का दूध पीता है, उसी प्रति जो है बालक के मन में अतिशय मोह रहता है, किंतु जब बालक का माँ से दूध छुड़ाया जाता है तो वो उसकी काफ़ी कष्ट होता है। और इसी प्रकार जो है जीवन में अतिशय जो मोह आग बनते हैं, बनते से अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। और उदाहरण के लिए जब कोई बालक घर से काफ़ी दूर में पढ़ने जाता है तो उसके लिए वियोग और माता पिता से को जो है कष्ट होता है। जब कोई सैनिक अपने परिवार से दूर चला जाता है तो उसी तरह से माता पिता को क्या होता है, पत्नी और पुत्र को सभी को अत्यधिक कष्ट होता है। आगे क्वेश्चन है कि पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ जो है ही कर सकता है ना। तुलसी का यह जो काव्य सत्य क्या इस समय का जो यह भी युग सत्य है? उत्तर जो है तर्क उत्तर देना, तर्कसंगत उत्तर देना है। तो तुलसीदास ने स्पष्ट कहा है कि ईश्वर की प्रतिरूपी है ना मेघ या बादल ही पेट के आग बुझा सकते हैं। तुलसी का यह काव्य असत्य उस युग में भी था, तो आज भी यह सत्य है। प्रभु की भक्ति करने से तत्व कर्म जो है प्रवृत्ति बढ़ती है, और प्रभु की प्रार्थना से पुरुषार्थ है ना और कर्म निष्ठा जो है वो समन्वय बढ़ता है। इससे वह व्यक्ति ईमानदारी से जो है पेट की आग को शांत करने अर्थात आर्थिक स्थिति सुधारने की आजीविका को समुचित व्यवस्था करने में लग जाता है। और इस तरह से कर्मनिष्ठ भक्ति से तुलसी का वह काव्य जो है वो सत्य वर्तमान और सत्य दिखाई देता है, और कोरी अंध आस्था की कर्महीनता से वह की गई भक्ति दिखावा करने से व्यक्ति जो है पेट की आग नहीं बुझा पाता है। आगे क्वेश्चन है कि रस अक्षय प्राप्त से जो है कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं का और अंकित किया है ना, इंगित किया है। तो यहाँ है कि कवि है ना, कवि ने रचना कर्म कविता अर्थ अथवा काव्य को है ना रस का अक्षय पात्र बताया है ना। अक्षय पात्र से आशा है कभी खाली होने वाला कविता या फिर तो काव्य से रस और भाव का आस्वाद सदा सर्वदा होता है। रचना कर्म की ये विशेषताएं हैं कि उनकी स्थिति कालजयी होती है तथा शताब्दियों तक जो है वो पाठ उसके उनसे जो है रस भाव प्रेरणा एवं संदेश ग्रहण करते हैं, है ना। आगे आगे क्वेश्चन है कि बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाला किन किन परिवर्तनों को कविता जो है रेखांकित करता है। तो बादल के आगमन से प्रकृति के अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। बादलों की गर्जन से बिजली के कड़कने और मूसलाधार बरसने से भय का वातावरण बन जाता है। बिजली गिरने से बड़े बड़े लता वृक्ष धराशायी हो जाता है और बाढ़ आ जाती है। विनाश का दृश्य भी दिखाई देता है, लेकिन एक लाभ होता है, छोटे छोटे पौधे एवं खेती की हरियाली लहराने लगती है और कमल खिल जाते हैं तथा धरती अंकुरित हो जाती है और सारी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। आगे क्वेश्चन है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम जो है लोगों से क्यों छिपाती है? भक्तिन को यह नाम किससे और क्यों दिया गया, मतलब दिया गया होगा, है ना। तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो लक्ष्मी था, अर्थात लक्ष्मी था, है ना। उसने यह नाम अपने पिता को उनके पिता के द्वारा दिया गया था। उन्होंने सोचा होगा कि उसके पास धन धान्य हो है ही नहीं, है ना, जिस घर में जाएगी वह संपन्न रहेगी, है ना। तो इसमें देखिए फिर से
है ना। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन था, अर्थात लक्ष्मी था। और उससे यह नाम जो था उनके पिता दिए थे। उन्होंने सोचा होगा कि उनके पास जो है धन धान्य होगा और जिस घर में जाएगी, है ना, वहाँ संपन्नता से रहेगी, परंतु उससे उसे झेलनी पड़ी, है ना। उसने जो है अपने नाम अनुसरण गुण या फिर तो दशा ना होने से वो जो है वो लोगों को अपने वास्तविक नाम छिपाती थी, और लेखिका से नौकरी मांगते समय वो अनुरोध किया कि वो उसका वास्तविक नाम से न पुकारे जाए, है ना। तब लेखिका उसे कंठीमाला और वेशभूषा देखकर उसे भक्ति नाम दे दिया। आगे है कि महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य में क्या अंतर होता है ना। तो सूर्योदय होने पर लोगों के चेहरे पर हाहाकार तथा हृदय विदारक, है ना, क्रंदन के बावजूद भी कुछ चमक रहती थी। दिन में लोग जो है वो काकते थे, कूकते थे और कहराते थे, और अपनी घरों के से बाहर निकलते थे, है ना। और अपने पड़ोसन एवं आत्मीयजनों जो के पास जाकर उन्हें ढाढ़स देते थे। सूर्यास्त होने पर लोग अपनी, है ना, अपनी अपनी झोपड़ी में जो है घुस जाते थे, और यूं भी नहीं करते थे मानो कि उनकी बोलने की शक्ति भी मतलब जो है वो शक्ति भी मतलब जाती रहती थी। माताएं के पास में भी दम तोड़ते हुए वह पुत्र का अंतिम बार बेटा भी नहीं कर पाती थी, और रात्रि में पूरे गांव जो है सन्नाटा और भय का वातावरण रहता था। आगे क्वेश्चन है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप मानने का अंबेडकर का क्या जो है वो तर्क है ना। तो अंबेडकर का तर्क यह है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन का एक रूप मानना अनुचित है, क्योंकि ऐसा विभाजन अस्वाभाविक और मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति की क्षमता का विचार किए बिना उसे वंशागत जो है पेशे में बांध दिया जाता है, और उसे उसके लिए अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त भी हो सकता है। फलस्वरूप गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या आ जाती है। आगे क्वेश्चन है कि लुट्ठन पहलवान, है ना, ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरे गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है ना। तो लुट्ठन पहलवान जो है ना, लुट्ठन ने किसी उस्ताद या गुरु के कुश्ती के दाव पेच नहीं सीखे थे। उन्हें कुश्ती करते समय ढोल की ध्वनि से उत्तेजना और संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती थी। चांद सी पहलवान की साथ जो है कुश्ती लड़ते समय वह ढोल की ध्वनि से जो है वो दाव पेच का अर्थ लेता रहा। उसी के अनुसार जो है कुश्ती लड़कर विजय हुआ, और अतः वह ढोल को अपना गुरु मानता था। आगे क्वेश्चन है कि कथा नायक आनंदा, है ना, जकाते की चरित्र विशेषताओं को लिखना है। तो कथाकार आनंद यादव ने अपनी इस आत्मकथा रचना में कथा नायक या फिर तो मुख्य पात्र के रूप में जिस किशोर को चुना है वह सामान्य किशोर से भिन्न दिखाई देता है। उनकी चरित्रगण विशेषताएं निम्न प्रकार है। भविष्य के प्रति सचेत लेखक की किशोर अवस्था का पिता का द्वारा जो है खेती की काम में लगाए जाने वाले जो है वह उचित नहीं मानता है, अतः वह पढ़ लिख कर कोई भी नौकरी या फिर तो धंधा करके पैसा कमाना चाहता है। आगे जो है वो धर्मवीर भारती पर एक लेखक परिचय लिखना है ना। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म जो है 25 दिसंबर सन 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। और उसकी जो शिक्षा है ना इलाहाबाद में ही हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उसने जो है वो एमए और पीएचडी किया, और कुछ समय संगम के संपादक रहे, और इसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रधानाध्यापक हो गए, और सन 1959 में इसमें धर्म युग प्रधान संपादक बने, और 1972 में जो थे वो भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का अलंकृत किया गया। उनके द्वारा जो कृतियां हैं, है ना, उपन्यास जो है कृतियां जो है डॉक्टर भारती के प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। गुनाहों का देवता, है ना, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, कहानी संग्रह, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, गांव स्वर्ग और पृथ्वी, ये सारा। समय पर वर्षा न होने से गांववासी कौन कौन से उपाय करते थे, है ना। तो गांववासी अपने आस्था के अनुसार इंद्र देवता को जो है वो प्रसन्न करने के लिए सामूहिक रूप से पूजा पाठ करते थे, यथा कीर्तन करते थे, और रात्रि में जागरण आदि सारे कार्य करते थे। इन सब उपायों के बाद भी वर्षा नहीं होती थी, तो इंद्रसेना आकर इंद्र देवता से जल वर्षण की प्रार्थना करते थे, है ना। आगे है कि अथवा में कि लुट्ठन ने, है ना, शेर के बच्चे चांसी को जो जब चुनौतियां दी गई तो उसे क्या प्रभाव रहा। तो लुट्ठन ने शेर के बच्चे चांसी को चुनौतियां दी, और वह अखाड़े में, है ना, पहुंचा, और तो वहां सब दर्शकों के खलबली मच गई, और चांसी उस पर बाजी की तरह टूट पड़ा। लुट्ठन बड़ी ही सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल उठा, और खड़ा हुआ और पैतरों दिखाने लगा, और उस समय लोगों को लगा कि चांसी के सामने नहीं टिक सकेगा, और वह उसकी हंसी उड़ाने लगी।
आगे क्वेश्चन है कि अतीत में दबे पांव के आधार पर शीर्षक का सार्थकता सिद्ध करना है। तो मुजनो दंडो में बौद्ध स्तूप के समीप एक महाकुंड अवस्थित है। यह कुंड 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा तथा इस कुंड की गहराई 7 फुट है। कुंड के उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती है और इसके 3 तरफ साधुओं की कक्ष बने हुए हैं और उत्तर में 2 पंक्तियां में स्नान घर बने हुए हैं और उनमें बने स्नान घरों की संख्या 8 है और उन स्नान घरों की सबसे बड़ी विशेषताएं यह है कि किसी का भी दरवाजा जो है दूसरा के सामने नहीं खुलता। यह कुंड सिद्ध वास्तुकला का सुंदर नमूना और इस कुंड के खास बात यह है कि यहाँ पक्की ईंटों का जमाव है और कुंड का पानी न रिसने है ना रिस न सके और बाहर अशुद्ध अशुद्ध पानी इस कांड में जो है वो न आ सके, है ना। इसके लिए जो है वो एक कंडतल भी दीवार से बनाया गया है। आगे है क्वेश्चन कि फ्रैंक है ना परिवार का तत्काल गोपनीय स्थान पर जा छिपने का निर्णय क्यों लिया गया, डायरी के पन्ने के आधार पर लिखना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर जर्मनी का शासक था और उसकी नस्लवादी नीतियों के कारण यहूदियों पर अत्याचार होने लगे थे और उन्हें तरह तरह के कष्ट यातनाएं सहनी पड़ती थी और उसके साथ ढोर ढकारों जैसे अमानवीय व्यवहार किया जाता था। एन फ्रैंक का परिवार भी यहूदी था और एक दिन एन बड़ी बहन है ना बहन मतलब बहन तो होगी मार्कोट मार्कोट के MSS है ना से बुलावा आया और उस समय मार्कोट को 16 वर्ष के निवृत्ति थी और उसके बुलावा आने का आशय उत्पीड़न ही था। परिवार के इस बुलावे को कैसे सहन कर सकता था, है ना। और इस बुलावे से भयभीत होकर फ्रैंक परिवार ने जो है ना फ्रैंक का परिवार ने तत्कालीन गोपनीय स्थान पर जाने का निर्णय लिया ताकि वे अपने आप को असुरक्षित रख सके और क्रूर शासक द्वारा किए जा मतलब रहे अन्याय और अत्याचार से बच सके। तो ये था आप लोग के सामने, है ना। अब इसके बाद एक या दो और सेट आएगा जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।